नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक भारत से मराठों के पतन के कारण। बहुत सारी परीक्षाओं में मराठों के पतन के कारण पूछे जाते हैं। इसके अनेक कारण थे, अनेक मत हैं। विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने मत इसके विषय में प्रस्तुत किए हैं, तो उसके ऊपर हम लोग आइए चर्चा करते हैं। पर उसके पहले आपसे निवेदन है कि जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, और बाद में वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं हम मराठों के पतन के कारण। तो मित्रों, मराठा मध्यकाल की एक बहुत बड़ी शक्ति थे और अंग्रेजों के आने के बाद भी वो बहुत बड़ी शक्ति बने रहे। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का उद्भव हुआ और शिवाजी की मृत्यु के बाद कुछ समय तक थोड़ा उनकी शक्ति घटी, कुछ समय के लिए हम कह सकते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद परिस्थितियां बदली और उत्तर मुगल काल के दौरान मराठे पुनः एक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गए भारत में। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि वास्तव में अंग्रेजों ने जो सत्ता प्राप्त की भारत में, तो वो सत्ता उन्होंने मुगलों से नहीं प्राप्त की, बल्कि उन्होंने मराठों को पराजित करके वो सत्ता प्राप्त की। क्योंकि उस समय मराठे जो थे वो मुगलों से अधिक शक्तिशाली हो चुके थे। तो मराठा इतिहासकारों ने तो मराठा साम्राज्य के पतन के कारणों के विषय में चर्चा की ही है। बहुत सारे जो दूसरे इतिहासकार हैं, यूरोपीय इतिहासकार हैं और अन्य भारतीय इतिहासकार हैं, उन सब ने भी अलग अलग कारण बताए हैं मराठा राज्य के पतन के। तो यहाँ मैं केवल कुछ बिंदु मैंने आपके लिए बनाए हैं, उन्हीं बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मराठा इतिहासकारों में भी मराठों के पतन के कारणों को लेकर के एक दृष्टिकोण नहीं है। अब आर.बी. नादकर्णी ने बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, राइज एंड फॉल ऑफ द मराठा एम्पायर। तो अपनी इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से मराठों के पतन पे विचार किया है और अनेक कारण जो है उन्होंने बताए हैं, और अनेक कारण जो भी कारण है जो दूसरे लोगों ने भी बताए हैं, तो उनकी समीक्षा करने का प्रयास किया है। तो मराठा साम्राज्य के पतन का कारण नदकर्णी, आर.बी. नदकर्णी के अनुसार तत्कालीन ब्रिटिश समाज की तुलना में 19वीं शताब्दी के मराठा साम्राज्य की गंभीर दुर्बलताओं का परिणाम था। उन्होंने इसी परिवेश में मराठों के पतन के कारणों को देखने का प्रयास किया है। नदकर्णी के अनुसार पतन का सबसे प्रमुख कारण था हिंदुओं के पिछड़े सामाजिक संगठन का होना। पिछड़े सामाजिक संगठन के कारण मराठों का पतन हुआ। तो एक एक करके हम उन कारणों की समीक्षा करते हैं जो कारण विभिन्न विद्वानों ने सुझाए हैं। तो पहला कारण ये बताया जाता है कि अप्रशिक्षित सेना तथा आधुनिक अस्त्र शस्त्र व गोला बारूद का अभाव मराठों के पतन का कारण था। एन.सी. केलकर मराठों के पतन का एक प्रमुख कारण मानते हैं कि मराठे जो थे वो उनकी सेना प्रशिक्षित थी, उनमें जो है आधुनिक अस्त्र शस्त्र व गोला बारूद वगैरह का
अभाव था उनके पास। तो युद्ध के मैदान में विजय केवल बड़ी तोपों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पानी, अब जैसे आप उदाहरण के लिए ले लें कि पानीपत में इब्राहिम खां गारदी की दुर्गति इसका प्रमाण है। इसके अलावा मराठों को प्रथम विजय अश्वारोहियों के द्वारा मिली थी। तो मतलब तो जो ये बात कही जाती है कि अप्रशिक्षित सेना के कारण उनका पतन हुआ, ऐसन सेन का यह कहना सही है कि अंतिम संघर्ष में यदि मराठे सफल नहीं हुए तो उसका कारण था कि प्रशिक्षित पदातिक सेना में अश्वारोही सेना की उपेक्षा की गई। तो सेना में विदेशी संचालक तोपखाना पर नियंत्रण जमाए हुए थे। उस समय एक फैशन हो गया था, जो कि बहुत सारे यूरोपीय यहाँ पे भारत में मौजूद थे, तो लोग जो भारतीय शासक थे अपनी सेना को यूरोपीय ढंग पे बनाने का प्रयास करते थे, यूरोपियंस की सेवाएं वो लेते थे। तो मराठे भी जो है इसका अपवाद नहीं थे। सेना में विदेशी संचालक ही खास करके तोपखाना जो था उसके ऊपर नियंत्रण जमाए हुए थे। कुछ इतिहासकारों के प्रतिकूल इब्राहिम लोदी और राजपूतों पर बाबर की निर्णायक विजयों का श्रेय तोपखाने के रण कौशल पर नहीं था। बाबर और अहमद शाह अब्दाली अपने कुशल सैन्य नेतृत्व से विजयी हुए थे। तो सेना में केवल साज सामान का होना, गोला बारूद का होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि नेतृत्व का भी बड़ा महत्व होता है। तो सेना में मनोबल को ऊंचा बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया था। जैसे अगर हम यूरोप में नेपोलियन का उदाहरण लें तो वो अपने सेना का मनोबल सदैव ऊंचा रखता था। दौलत राव सिंधिया, बापू गोखले, जसवंत राव होलकर की सेनाओं की मनोबलहीनता ने अंतिम युद्ध में अंग्रेजों को मराठों पर विजयी बना दिया। यानी कि जो मराठा सरदार थे, जो मराठा राज्य संघ के जो सेनापति थे, वो कम अनुभवी थे आखिरी जब लड़ाई हुई तो, और उसके अलावा उनमें मनोबल उनका जो था वो टूट चुका था। तो अगर मान लीजिए अब तोपखाने की बात जो कही जा रही है, तो अगर उनके पास दूर तक मार करने वाली तोपें होती तो भी उनके लिए बोझ ही साबित होती, क्योंकि जब क्षमता ना हो, मनोबल ना हो, तो फिर इनका फायदा क्या। तो यहाँ ये कल्पना करनी होगी कि अंग्रेज 20वीं शताब्दी के सैनिक सामानों से सुसज्जित थे और मराठे पुराने साज सामान थे। जेम्स मिल के अनुसार भारत विजय के लिए 2 आविष्कार आवश्यक थे। पहली बात तो यूरोपीय अनुशासन की तुलना में भारत की सैन्य दुर्बलता। तो जेम्स मिल का भी ये मानना है कि सैन्य दुर्बलता के कारण मराठों की हार हुई। और दूसरी बात ये उनका ये कहना है जेम्स मिल का कि अनुशासन लागू करने की सुविधा भी अंग्रेजों में बहुत अधिक थी। यानी उनकी सेना जो थी बहुत अनुशासित होती थी। मराठे जो है वो घटिया विदेशी सामानों के ऊपर निर्भर थे। विदेशी एक तीर से 2 शिकार करने में माहिर थे। एक तो खराब सामान दे करके अपने लिए अर्थ का अर्जन करते थे, दूसरे खराब सामान से उनमें सुरक्षा का जो भ्रमजाल बनाए रखते थे मराठों में। कर्नल टोन के अनुसार महादजी सिंधिया के शस्त्रास्त्र बहुत ही उत्कृष्ट थे और बाजारों में उपलब्ध शस्त्रास्त्रों से कहीं अच्छे, किंतु मराठों की सबसे बड़ी दुर्बलता यूरोपियनों के हाथों में उनका संचालन था। तो यही बात जो है वो कई दूसरे इतिहासकार भी कहते हैं। तो अगर यही हाल देखा जाए तो केवल तोपखाने का ही नहीं था, बल्कि जो पैदल सेना थी उसका भी यही हाल था। वे जिसके ऊपर निर्भर थे तो उनकी सहज कल्पना ही की जा सकती थी। यानी कि यूरोपियों के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता अपने सेना के संगठन में, ये उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। तो नाथकर्णी का ये मानना है कि मराठों का समाज मध्ययुगीन समाज था और उच्चतर ज्ञान से सर्वथा शून्य था।
और दूर तक मार करने वाली तोपों के अभाव से मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया, ऐसा न कह करके यह कहना समीचीन होगा कि जो सामाजिक दुर्बलता थी, जैसे शिक्षा का अभाव, मराठा साम्राज्य में प्रगतिशील मूलभूत तत्वों का अभाव इत्यादि उसके पतन का कारण था। अंग्रेज उनसे ज्ञान में श्रेष्ठ थे। अंग्रेज कूटनीति में, राजनीति में और व्यक्तिगत तथा अन्य सभी क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, कुशल शिक्षा व्यवस्था में, उच्चतर ज्ञान में और सामाजिक दृष्टि से मराठों से श्रेष्ठ थे। मराठों की सारी दुर्बलता एक तत्व से उद्भूत थी और वह थी समग्र रूप से उनके समाज का विराट अज्ञान। उसमें प्रगतिशील सामाजिक चेतना का अभाव था। पिछड़ा सामाजिक परिवेश, सैनिक अकुशलता, जिसे डॉक्टर सरदेसाई दोषी ठहराते हैं, वह भी वास्तव में पिछड़े सामाजिक परिवेश का ही प्रतिफल था। यानी कि डॉक्टर सरदेसाई का यह मानना है कि सैनिक अकुशलता का कारण जो है वो समाज का पिछड़ापन कहीं न कहीं था। तो श्रेष्ठ अस्त्र ही युद्ध में निर्णायक नहीं होते। अब उदाहरण के लिए 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1967 में मिस्र इजराइल युद्ध इत्यादि में हारे हुए पक्ष के पास श्रेष्ठ सैनिक क्षमता की कमी नहीं थी। वियतनाम के संघर्ष में विकसित शस्त्र अस्त्र एक राज्य के निवासियों के मनोबल को जीतने में असफल रहे। तो इस तरह से अगर ये देखा जाए तो कहने का मतलब यह है कि केवल आधुनिक अस्त्र शस्त्र ही नहीं, बल्कि मनोबल भी होना चाहिए, योग्य नेतृत्व भी होना चाहिए और समाज ऐसा होना चाहिए जो कि नए ज्ञान विज्ञान से परिचित हो और उनका उपयोग करता हो, प्रगतिशील समाज हो, तभी जाकर के सफलता हासिल की जा सकती है। मित्रों, एक कारण ये भी बताया गया है कि एकता, अनुशासन और देशभक्ति का अभाव मराठों के पतन का कारण बना। एनसी केलकर द्वारा प्रतिपादित ये दूसरा कारण है। प्रायः सभी इतिहासकार इस कारण से सहमत हैं कि एकता, अनुशासन और राष्ट्रीय देशभक्ति का अभाव मराठा साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण था और मराठों के पारस्परिक द्वेष और कटुता ने उनमें एकजुटता नहीं स्थापित होने दी, यानी उनको एकजुट नहीं होने दी, उसकी संभावना खत्म कर दी। जितने जो मराठा सरदार थे स्वार्थी थे, स्वार्थवश जो है वो शत्रुओं के समक्ष कई बार अपने सैन्य क्षमता की पोल खोल देते थे। ह्रास और पतन के दिनों में हर आदमी अपने लिए ही अपने स्वार्थ के लिए ही काम कर रहा था और मराठे अपने स्वार्थ के लिए सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करने से भी नहीं चूकते थे। मराठों में देशद्रोहियों की कमी नहीं थी। किसी भी अंग्रेज ने इसके विपरीत देखा जाए तो इस तरह का कोई उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया है। यानी अंग्रेज लोग देश प्रेम से भी लबरेज थे और उनमें काफी एकता थी, उनमें स्वार्थपरता भी नहीं थी। मतलब जहां तक आपस में युद्ध वगैरह जीतने की बात है तो वो बिना स्वार्थ के युद्ध करते थे। तो उसके अलावा मराठे जो थे वो स्वाभाविक रूप से अगर उनका स्वभाव देखा जाए तो स्वभाव से वो व्यक्तिवादी थे। सरकार का स्वरूप विशुद्ध वैयक्तिक था। देश को उस अति मानव की गलतियों का नुकसान उठाना पड़ा था। फिर जहां एक व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए जैसे कि सैन्य अभियानों में, वहां मराठे एक नहीं हो पाते थे। वैयक्तिक तथा सार्वजनिक नैतिकता, वैयक्तिक तथा निजी सदाचरण के प्रश्न
सामाजिक होते हैं। तो ये जो उनकी वैयक्तिकता थी वो मराठा राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई मित्रों। तो इसके अलावा एक और कारण बताया जाता है कि मराठे जो थे उनमें जातिगत विभाजन था और उसका प्रभाव बहुत विपरीत हुआ। साथ ही साथ जागीरदारी व्यवस्था वगैरह थी, उसका भी प्रभाव बहुत विपरीत हुआ। तो निश्चित रूप से मराठों के पतन का कारण था जो जातिगत विभाजन था। और हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इसे एक छोटा कारण मानते हैं। जगन्नाथ सरकार का मत है कि परवर्ती पेशवा काल का जातिगत विभाजन उसके साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण था। व्यक्तिगत स्वार्थ जिसका जाति से कोई संबंध नहीं है वह भी पतन का एक प्रमुख कारण था। तो शक्ति पाने की लिप्सा, साम्राज्य में राजनीतिक उत्कर्ष, जागीरों का लोभ तथा अन्य स्वार्थजन्य जो अनुप्रेरक थे वो मराठा राज्य के पतन के प्रमुख कारण थे। पेशवा ही क्यों, सभी मराठा समाज, सारा मराठा समाज ही स्वार्थी था। तो खरे और केलकर इस मत के प्रतिपादक हैं कि यदि जाति व्यवस्था बनी भी रहती तो राजनीतिक जीवन को हानि न होती। खरे जातीय विभेद को प्रत्यक्ष कारण नहीं मानते। केलकर का कहना है कि जातीय विभेद प्राचीन काल से रहे हैं भारतीय समाज में। मुसलमानों के विरुद्ध संघर्ष में यह बाधक नहीं बना, लेकिन वास्तव में शिवाजी से शाहू तक जातिगत विद्वेष की प्रकृति भिन्न थी, अलग अलग थी। परवर्ती पेशवा काल में वो भिन्न थी। तो राजपद का दुर्बल होते जाना यानी अयोग्य नेतृत्व अगर हम कहें तो उसने सांप्रदायिक दुर्भावना को जन्म दिया। राणा डे के अनुसार इस वक्त राणा डे का कहना है कि जो जातीय प्रतिद्वंदता शुरू हुई उसके अन्य कारणों सहित आम हितों का जहां तक संबंध है उसके परिणाम अच्छे नहीं हुए। मित्रों, मराठों की बहुत सारी आंतरिक दुर्बलताएं थी। मराठों की जो सबसे बड़ी दुर्बलता थी उनकी अपनी और अपने राज्य की थी। मराठों में, जैसा कि हमने ऊपर कहा, कि एकता का पूर्ण अभाव था। उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जितने भी थे मराठा राज्य संघ के जो सरदार थे, सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़, ये वास्तव में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार तो करते ही थे, लेकिन आपस में भी धीरे धीरे ये लड़ने लगे। अब जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर में आपसी प्रतिद्वंदिता थी जो काफी लंबे समय तक चली। गायकवाड़ जो था वो अंग्रेजों का मित्र बन गया था और अंतिम समय तक वो जो आंग्ल मराठा युद्ध थे उनमें तटस्थ रहा। इसी तरह से भोसले जो था उसका भी चरित्र ढुलमुल था। उसने भी कभी मराठा राज्य संघ के साथ एकदम से मिलजुल कर काम नहीं किया, ये कहा जा सकता है। तो ये सब कारण जो है इनका जो पारस्परिक संघर्ष था, इनमें जो एकता का भाव था और इनमें एक केंद्रीय राज्य की कमी थी, केंद्रीय सत्ता का अभाव था, इनमें अयोग्य नेतृत्व का अभाव था। तो ये सब जो है वो मराठा राज्य के पतन का कारण बना। इसी तरह से उन्होंने कभी अपने राज्य को सुसंगठित करने का प्रयास नहीं किया और उन्होंने जो है और भी जैसे राज्य की जो भौतिक उन्नति है, अपने नागरिकों को शिक्षित करना, उनको आर्थिक रूप से सबल बनाना, उनका नैतिक विकास करना, तो इस तरह के काम उन्होंने नहीं किए। वो लूटपाट में शुरू से ही ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो उनका एकमात्र लक्ष्य होता था धन लूटना और अपनी शक्ति को स्थापित करना। तो ऐसा राज्य जो है वो अपने नागरिकों
में भी लोकप्रिय, ऐसे जो शासक होते हैं अपने नागरिकों में भी लोकप्रिय नहीं हो पाते। तो ये भी जो है वो एक कारण था। महाराष्ट्र में हम देखते हैं जब शिवाजी का उद्भव हुआ था तो एक महाराष्ट्र धर्म के बारे में हम सुनते हैं। जो वहाँ के धार्मिक नेता थे उन्होंने लोगों में जोश भरने का बड़ा काम किया था। मराठों को उन्होंने एक तरह से आप कहिए कि मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन अब वो प्रभाव भी समाप्त हो चुका था और उसका कारण यही था कि उनमें जो मराठा सरदार थे उनमें राजनीतिक दूरदर्शिता वगैरह का काफी अभाव था। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही मुश्किल था कि मराठों की जो सत्ता थी वो बनी रहती। मित्रों, बहुत सारे और भी कारण बताए गए हैं। जैसे केलकर के इस मत से सहमत हुआ जा सकता है कि केवल जातीय अहंकार से महाराष्ट्र में फूट पैदा नहीं हुई, जातीय घृणा से पृथक कुछ अन्य कारक भी थे, किंतु जातीय विद्वेष ने उन कारणों को मजबूती प्रदान की। अब जातीय कारण को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता, पर इसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। मराठा साम्राज्य में स्वार्थपरता और विलासिता उसकी शक्ति का शरण, हम कह सकते हैं उसकी शक्ति का क्षरण करने में, उसकी शक्ति को कम करने में, घटाने में इन्होंने बड़ी स्वार्थपरता और विलासिता ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब सामाजिक ह्रास की प्रक्रिया या सामाजिक पतन की प्रक्रिया पूरी हो गई और एक तरह से जो महान सेनापति जैसे पहले हुआ करते थे मराठों में उनकी कमी हो गई, तो मराठा राज्य का पतन निश्चित होता गया। औरंगजेब के बाद किसी महान मुगल सम्राट ने क्यों जन्म नहीं लिया? जिस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, औरंगजेब के बाद कमजोर शासक आए और वो अपने पूर्वजों की भांति अपने राज्य को संभालने में असफल रहे, तो मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा धीरे धीरे। तो इसी प्रकार से मराठों के साथ भी हुआ। स्टीफन के अनुसार सत्ता के आसन पर जो लोग होते हैं वह किसी सामाजिक स्थिति की संतति होते हैं और जिन तत्वों से समाज का स्वरूप निर्णीत होता है वही उनका भी निर्णय करते हैं। तो यह एक प्रकार से जो सामाजिक समस्या थी उसने मराठों को पतन की ओर ढकेला। उसके अलावा मित्रों और भी बहुत सारे कारण थे। अंग्रेजों के साथ अंतिम संघर्ष में मराठा साम्राज्य की दुर्बलता जो थी वो दो बातों में स्पष्ट हुई। एक तो किसी शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का अभाव था और दूसरे जो है वो सेना की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही थी, उसका ह्रास हो रहा था। तो दोनों ही मराठा साम्राज्य के पतन के महत्वपूर्ण कारण माने जा सकते हैं। केंद्रीय शक्ति के ह्रास ने अनेकानेक समस्याएं खड़ी की, सामंतवाद को बढ़ावा दिया, नागरिक प्रशासन भी सैनिक अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया गया, परिणामतः सैनिक कुशलता में कमी आई, पेशवा प्रधान सेनापति के ऊपर हावी रहा, ब्राह्मण पेशवा और मराठा सामंतों के जो मध्य में तालमेल नहीं था उनमें परस्पर द्वेष उत्पन्न हो गया था। मराठे शिवाजी की आरंभिक ऊर्जा, अनुप्रेरणा और आदर्श से दूर होते गए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि शिवाजी के आदर्शों को उन्होंने भुला दिया। शिवाजी के स्वराज्य अथवा राष्ट्रीय राज्य के आदर्श क्षेत्र को उन्होंने साम्राज्य में बदल दिया, किंतु राष्ट्रवाद जो है उसी अनुपात में दुर्बल होता गया। नाना साहब ने भाड़े के सैनिकों की प्रथा आरंभ की। सेना में पंचमेल सैनिक जैसे
सिख, राजपूत, सिंधी, कर्नाटकी, रोहेले, अरब, अबिसिनियाई, पुर्तगाली, सभी तरह के सैनिक थे। तो ये जो भाड़े के सैनिक थे ये मराठों की अपेक्षा अधिक वेतन पाते थे। सेना का चरित्र जो है वो राष्ट्रीय नहीं रह गया। शिवाजी की सेना का सामंतीकरण होता चला गया, दुर्गों की उपेक्षा होती गई। अब सैनिक शिविरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित न रहा। राणा डेकी का यह कथन सही लगता है कि शिवाजी के उत्तराधिकारी उनके निर्देशन के लिए रूपायित उनकी नीति से बहुत दूर होते गए और महासंघ के टूट जाने का यही मुख्य कारण था, जो मराठा राज्य संघ था। कई लेखक यह भी मानते हैं कि राष्ट्रीय रण कौशल अर्थात छापा मार युद्ध प्रणाली का मराठों ने परित्याग कर दिया था, जो कि उनके पतन का एक कारण सिद्ध हुआ। तो इसके समर्थन में कहा गया है कि यूरोप के सामरिक तरीकों का अनुकरण करने का और देशी शक्तियों का संपूर्ण प्रयत्न एक भ्रमजाल सिद्ध हुआ। जैसे जो उनके पारंपरिक तरीके थे छापा मार युद्ध वगैरह के, तो उसको छोड़ने से काफी नुकसान हुआ। तो उनका जो राष्ट्रीय चरित्र था वो समाप्त होता गया। तो यह नहीं कहा जा सकता कि युद्ध करने का कोई तरीका राष्ट्रीय है, लेकिन यदि मराठे समय के अनुसार छापामार युद्ध पद्धति भी न बदलते तो कुछ लेखक हो सकता है ये भी कहते कि समय के अनुसार परिवर्तन न करने के कारण असफल रहे। तो यहाँ दोनों तरह के मत हैं। जैसे भी है कि भाई ये भी कहा जाता है कि छापामार प्रणाली जो है वो उनको अपनाए रखना चाहिए था। दूसरी बात, कुछ लेखक ये कहते हैं कि नहीं, समय के साथ बदलना आवश्यक है। तो दोनों ही बातें कही जाती हैं, लेकिन ये तो कहना ही होगा कि मराठे जिस कला में, जिस चीज में सिद्धहस्त थे, तो उसको उनको त्यागना नहीं चाहिए था जो है। तो इसी तरह से उनके अश्वारोही जो थे वो अब उतने कुशल नहीं होते थे। मराठों का नैतिक पतन हो रहा था। नए सैनिक जो थे वो विज्ञान और रण पद्धति की विशेष जानकारी नहीं रखते थे। उन दिनों अर्ध शिक्षित और आदिम मराठों के लिए यह संभव नहीं था कि वो हर तरह से शिक्षित, चतुर, चालाक, अच्छी तरह से प्रशिक्षित अंग्रेज सैनिकों का मुकाबला कर सकते। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण बताए गए हैं, छोटे कारण या आप कह लीजिए आकस्मिक कारण। उत्तराधिकार के नियम का अभाव मराठों के पतन का कारण बना। मराठों में उत्तराधिकार का नियम स्वीकार करने और उसका पालन करने की क्षमता नहीं थी। यह भी एक सामाजिक समस्या ही कही जा सकती है। अंग्रेजों को मराठा साम्राज्य के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जानी थी। यह तर्क वैसे ही लोग दे सकते हैं जो कि मराठों को या ऐसे कह सकते हैं कि यह तर्क इस तरह के लोग ही दे सकते हैं जो कि घटना के घट जाने पर अक्लमंद बनने का प्रयास करते हैं। और भी कई चीजें थी। अब जैसे आर्थिक नीतियां जो थी मराठों की, वो भी उनके पतन का कारण बनी। उन्होंने कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, क्योंकि जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी तभी तक जो है कोई राज्य जीवित रह सकता है। अब जैसे उन्होंने कृषि, उद्योग, व्यापार इत्यादि को बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। महाराष्ट्र की भूमि जो है वैसे भी उपजाऊ नहीं थी, तो राज्य की ओर से भूमि का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए था। अब जैसे शिवाजी ने जिस तरह से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी, तो उस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए थी। और तो साथ ही साथ जैसे उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों को उन्होंने जीता था, तो वहां पे उनको अपना प्रशासन स्थापित करना चाहिए था, अपने राज्य का विस्तार वहां तक करना चाहिए था, जिससे उनको आर्थिक लाभ होता। लेकिन ये सब करने में वो चूक गए। उनमें संगठन का अभाव था, विज्ञान की उन्होंने उपेक्षा की, कूटनीति में
कमजोर थे, वो सर्वप्रथम उन्हें अंग्रेजों को ही अपना शत्रु समझना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। कुछ लेखकों ने संयोग का और कुछ लोगों ने जो कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लेखक है उन्होंने ईश्वर की इच्छा को स्थान दिया है, जो कि आजकल के समय में स्वीकार करना बड़ा कठिन लगता है। तो केलकर एवं सरदेसाई नियति में विश्वास करते दिखते हैं, तो इस प्रकार के कारणों का कोई औचित्य नहीं है, खास करके आजकल के समय में। और नाथकर्णी का कहना है कि मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता का कोई एक कारण हो सकता है, तो वह था उनका श्रेष्ठतर समाज तथा यूरोपियंस का या अंग्रेजों का कह लें उत्कृष्ट परिवेश, उच्चतर संस्कृति, उच्चतर सामान्य ज्ञान स्तर, उत्कृष्ट शिक्षा, गंभीर ज्ञान विज्ञान, विस्मयकारी आविष्कार और खोजें, श्रेष्ठतर सामाजिक तथा वैयक्तिक गुण। तो ये सब चीजें जो थी वो मराठों की तुलना में अंग्रेजों के समाज में बहुत अधिक थी, और मराठों से उनकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती थी इन सब क्षेत्रों में। तो इसलिए जो है वास्तव में केवल तारीफ करने से, केवल प्रशंसा करने से कुछ नहीं होगा। जो कमजोरी है, जो कमजोरी थी उसे स्वीकार करना चाहिए। गिन्सबर्ग के अनुसार इच्छा शक्ति जो है वो भी महत्वपूर्ण होती है, और इच्छा शक्ति अगर हो, विल पावर जिसे कहते हैं, तो विल पावर के जरिए भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो मराठा समाज जो है उसके ऊपर भी ये बात लागू होती है। मराठा समाज में इसकी कमी हो रही थी, खास करके तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हम देख सकते हैं उस समय जब वो युद्ध हुआ। तो मध्ययुगीन जीवन का ही वो अनुकरण कर रहे थे, और मध्ययुगीन जीवन में तर्क को कोई स्थान नहीं था। मराठा सेनापति दृष्टिकोण में मध्ययुगीन होने के कारण भूल गए कि ज्ञान तथा काम करने की योग्यता के बीच लंबा एक गैप है, किंतु उसके बावजूद ज्ञान से ही काम की ओर बढ़ा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तुलनात्मक रूप से मराठा समाज जो था वो उसकी जो प्रकृति थी वो मध्ययुगीन थी, जबकि अंग्रेज समाज जो था वो दृष्टिकोण में आधुनिक था और वैज्ञानिक ज्ञान के से ओतप्रोत था अंग्रेज समाज, जिसका कि सर्वथा अभाव था मराठों में। डीबी पोतदार ने माना है कि क्योंकि तब बात उठेगी वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने में मराठे असफल क्यों रहे, तो ये ऐसा इसलिए नहीं कर सके। जब बात उठेगी कि वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने में मराठे असफल क्यों रहे, प्रश्न पूछते हैं डीबी पोतदार, तो वो कहते हैं कि वो ऐसा इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने इसकी आवश्यकता ही नहीं महसूस की। तो इस प्रकार मराठा साम्राज्य जो था वो उसका पतन हो गया, और यद्यपि उत्थान और पतन जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बड़े बड़े साम्राज्य जिनका उत्थान हुआ उनका भी पतन होता है, लेकिन मराठा साम्राज्य का भी पतन इसी प्रकार से हो गया। हालांकि अगर मराठे थोड़ा प्रयास करते, अपने आप को मॉडर्नाइज करने की, आधुनिक करने की, आधुनिक बनाने की कोशिश करते, वो यूरोपियन से प्रेरणा लेकर के अपने यहाँ एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करते, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते, अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करते, सैनिकों में अनुशासन और उनके अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था करते, तो निश्चित रूप से अंग्रेजों के मुकाबले वो श्रेष्ठ सिद्ध होते। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सब ऐसा नहीं कर सके, और अंततः मराठा साम्राज्य का सूर्य भी धीरे धीरे अस्त हो गया। तो मित्रों,
यदि आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जल्दी हाजिर होते हैं कोई नया टॉपिक लेकर।